हेलो दोस्तों, प्रांसी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले आप लोग फाइलम के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों बहुत अच्छे टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको पीडीएफ ऑलरेडी पहले सेंड कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स को अगर पीडीएफ नहीं मिला होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। प्रांसी आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लेक्चर मेरे द्वारा दिया जाएगा उसका पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, परेशान नहीं होना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोन आता है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप इजीली प्रांसी आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे फ्रेम को पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मतलब आता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस तरह से डाइजेशन होता है, डाइजेशन किसको डाइजेशन करते हैं। तो आपको बता दें कि जो भी हम लोग खाना को खाते हैं, इनटेक करते हैं, यानी कि अंतःग्रहण करते हैं, जो भी भोजन हम लोग खाते हैं वो भोजन बड़े अणुओं के रूप में होता है। और बड़े अणुओं के रूप में जब होता है तो उसी को तोड़ कर छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एक आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म ही दो प्रकार के होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि सजीवों के जैव अंदर, सजीवों के शरीरों के अंदर में, ठीक है, जैविक रासायनिक क्रियाएं जो होती है, जैव रासायनिक क्रिया जो हो रही है अंदर में, उसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। लेकिन कैटाबॉलिज्म क्या होता है? बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। तो जब बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं तो इसी को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। और डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, तो पाचन की जो क्रिया है, इसी पाचन की क्रिया एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डाइजेशन की जो क्रिया है, पाचन की जो क्रिया है, वो कैसी प्रोसेस है? तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, मतलब कि बड़े बड़े अणुओं छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और, तो सबसे पहले देखिए, आइए फ्रेम को देखते हैं कि इसमें डाइजेशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो कैटाबॉलिज्म हम लोग को पता चल गया कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसी को कहते हैं पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन तंत्र में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी मनुष्य, जो भी जीव अगर खाना को खाते हैं तो खाना जो हम लोग खा रहे हैं, खाना, ठीक है, जो भी फूड लेते हैं वो तीन रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में लेते हैं? तीन रूपों में लेते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। एक होता है प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में। और एक है लिपिड्स के रूप में। ठीक है, लिपिड्स के रूप में। इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है स्टार्च के रूप में, स्टार्च, स्टार्च को ही मंड कहा जाता है। ये है प्रोटीन आपका, और ये लिपिड्स को वसा, वसा। ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए। अब हमारे जो बॉडी है, बड़े बड़े बॉडी, जो बॉडी है हमारे, उसमें जो भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, ठीक है, वो ये क्या बने हैं, कैसे बने हैं? वो ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेल होता है, सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल करके क्या बनाता है? ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन मिलके क्या बनता है? सिस्टम बनता है। तो हमारा जो सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कैसे बना? ऑर्गन से बना। ऑर्गन्स कैसे बना? टिश्यू से बना। टिश्यू कैसे बना? सेल से बना। ठीक है, सबसे यूनिट जो होता है वो सेल है, ठीक है, कोशिका है। तो यहाँ पे बात करें कि ये जो सेल है, ये बड़े बड़े अणुओं को, ठीक है, बड़े बड़े अणुओं को नहीं तोड़ पाएगा। तो जो सेल हैं बड़े बड़े अणुओं को नहीं तोड़ पाएंगे, तो उनको छोटे छोटे अणुओं के रूप में चाहिए। तो छोटे छोटे अणुओं के रूप में चाहिए, तो इनको छोटे छोटे अणुओं के रूप में कौन करके देगा? तो ये हमारे छोटे छोटे अणुओं के रूप में जो तोड़ करके मिलता है उसको कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। और डाइजेशन उसी प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। और डाइजेशन सिस्टम में वही होता है।
कि बड़े बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं में जाते हैं और इस सेल उस छोटे छोटे अणुओं को एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि सेल बड़े बड़े अणुओं को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और हमारा सेल ही जब तक एक्टिव नहीं रहेगा तब तक ये सिस्टम कैसे काम करेंगे, या फिर ये ऑर्गन्स कैसे काम करेगा, टिश्यू कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि पाचन क्या है। तो पाचन है बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसी को पाचन कहते हैं। और ये पाचन का जो प्रोसेस होता है इसी को कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग क्या खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग, और क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, और क्या खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, वसा खाते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी क्या खाने से मिलता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग को वसा से मिलेगा, वसा से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगा। लेकिन हम लोग ज्यादा वसा नहीं खा सकते हैं, ज्यादा लिपिड्स नहीं खा सकते हैं। लेकिन मनुष्य को प्रतिदिन जो एनर्जी सबसे ज्यादा अगर मिलता है तो वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, वसा देता है। लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा एनर्जी क्या खाने से लेता है और काम करता है अपना, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी लिपिड से कम देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के एनर्जी से ही हम लोग ज्यादा काम करते हैं, वसा की एनर्जी से ज्यादा काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वसा ज्यादा नहीं खा सकते हैं। ज्यादा वसा खाएंगे तो अनेक तरह की डिजीज बीमारियां होती है, आगे बात करेंगे कौन कौन सी बीमारी होती है। लेकिन देखिए हाँ, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो वसा देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा एनर्जी क्या खा करके लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट खा करके सबसे ज्यादा एनर्जी लेते हैं और काम करते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। खाना क्या खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं है। अब इन्हीं का डाइजेशन होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन को खाएं, वसा को खाएं, इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, तो इनका जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन होगा एंजाइम के द्वारा, एंजाइम के द्वारा या फिर जूसेस, इसको रस कहते हैं। ठीक है, जूसेस के द्वारा। तो एंजाइम को एंजाइम ही कहते हैं हिंदी में। तो एंजाइम या फिर जूसेस के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है, या फिर इनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का पाचन होता है। ठीक है, हार्मोन के द्वारा नहीं। अब एक चीज और है, जो भी एंजाइम या जूसेस का स्रावन करते हैं उसी को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि। देखिए मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि 3 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, जिसमें एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और एक होता है मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो जो बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं वो हमेशा एंजाइम और जूस का स्रावन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, ग्लैंड जो होता है, वो हार्मोन का स्रावन करता है। और मिक्स ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन और एंजाइम और जूसेस दोनों का स्रावन करते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज, आगे पेनक्रियाज को देखेंगे कि जो पेनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड की तरह काम करती है। वो उसमें मतलब कि वो हार्मोन का भी स्रावन करते हैं और क्या करते हैं, एंजाइम और जूस का भी स्रावन करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया आपको कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स जो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का जो पाचन हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, वो कैसे होगा, तो एंजाइम या जूसेस के द्वारा होगा। ठीक है, ना कि हार्मोन के द्वारा। हार्मोन यहाँ बात ही नहीं करना है। ठीक है, किसके बात करना है, तो एंजाइम और जूस का बात करना है। एंजाइम और जूस जो होता है वो कौन स्रावित करेगा, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड करेगा, बहिस्रावी ग्रंथि करेंगे, बहिस्रावी ग्रंथि करेंगे। ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि जो होता है एंजाइम का, आपका जूस का और हार्मोन तीनों का स्रावन करते हैं। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि सिर्फ और सिर्फ एंजाइम और जूसेस का स्रावन करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि ओनली हार्मोन का स्रावन करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंजाइम और जूस। एंजाइम और जूस आप याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में सिर्फ आपको याद रखना है कि एंजाइम के माध्यम से या फिर जूस के माध्यम से क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, तोड़ते हैं, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, और इसी को कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है ना। अब बताइए एक बात, ये बात तो हो गया, एक बात और यहाँ पे समझिए कि एंजाइम आपको पता है, बहुत सारे एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, तो ये खाना हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो खा ही रहे हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। इनका जो पाचन होता है वो हमारे एंजाइम और जूसेस के द्वारा होता है, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, एक चीज और, अब देखिए जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं एक किस किस स्टेप से गुजरता है, पहले इसको समझ लीजिए। तो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो 5 स्टेपों में गुजरता है। 5 स्टेपों में कैसे गुजरता है, देखिए पहला जो स्टेप होता है वो होता है अंतःग्रहण। ठीक है,
हाँ, अंतःग्रहण मतलब इसी को कहते हैं इनटेक। इनटेक इंगेशन भी कहा जाता है। इंगेशन का मतलब भोजन को अंदर लेना। दूसरा जो स्टेप होता है ये होता है डाइजेशन। डाइजेशन, ठीक है, डाइजेस्टिव या फिर डाइजेशन भी कहते हैं इनको, ऐसे डाइजेशन, पाचन इसको कहेंगे, पाचन। तीसरा जो होता है आपका, तीसरा जो होगा इसको कहते हैं हम लोग अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। फोर्थ में जो होता है एसिमुलेशन, स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण, ये आपको याद रखना है, स्वांगीकरण। और पांचवा जो है आपका ये है मल परित्याग। मल परित्याग, ठीक है, डिफिकेशन कहा जाता है इसको। अंतःग्रहण, इनटेक या इंगेशन। दूसरा है डाइजेशन, पाचन। तीसरा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। स्वांगीकरण, एसिमुलेशन कहा जाता है, स्वांगीकरण। और चौथा पांचवा है मल परित्याग। इसमें मेरा पूरा ये डाइजेशन सिस्टम का प्रोसेस चलता है, यानी कि पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया इन्हीं स्टेपों से गुजरती है। पहले भोजन को हम लोग लेते हैं, लेने के बाद में उसका पाचन करते हैं, पाचन करने के बाद उनका अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण। देखिए जब अवशोषण होगा तो अवशोषण होने के बाद में क्या होता है, अवशोषण का मतलब होता है कि जो भी हम लोग खाना खाएं, डाइजेशन हुआ तो उनसे क्या लेंगे हम लोग, उनसे मेरा जो बनेगा ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज बना। जैसे मान लीजिए जाए कि कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो इनसे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड मिलता है, और वसा जब टूटता है तो टूट करके फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है, ठीक है। आपके पीडीएफ में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। पीडीएफ को इसीलिए पहले सेंड किया गया था कि एक बार आप रीड कर लीजिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को अगर पीडीएफ नहीं मिला है तो डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल करके भी आप आइडिया ले सकते हैं। कहां से मिलेगा, 7004013170, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके भी पीडीएफ का पूरा जानकारी ले सकते हैं कि कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और नहीं तो प्रांसी आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ इतने अच्छे से बनाया गया है कि बस एक बार आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेक्चर देखना होगा, बिना लेक्चर देखे पीडीएफ आपके माइंड में नहीं जाएगा, है ना। चलिए, तो ये है, तो क्या बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो हम लोग को फाइनली क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। प्रोटीन जब टूटेगा तो फाइनली क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा। और जब वसा फैट टूटता है तो क्या मिलेगा, तो फैटी एसिड मिलेगा, और उसी के साथ में ग्लिसरॉल भी मिलता है, ठीक है, ग्लिसरॉल मिलता है। ये तीनों बातें आपको याद रखना है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट टूटा तो ग्लूकोज मिलेंगे, ठीक है। प्रोटीन टूटेगा तो क्या मिलेगा, प्रोटीन टूटेगा तो अमाइनो एसिड मिलेगा, और वसा टूटेगा तो क्या मिलेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, ठीक है। चलिए ये बात है। अब देखिए जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद में जो भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट उन्हीं को कहा जाता है, पोषण उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनका अवशोषण होता है, अवशोषण होकर के कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो जो भी अवशोषण, सॉरी, एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि अवशोषण होगा उनसे, और जो वेस्ट मटेरियल हुआ वो तो अलग हुआ। लेकिन स्वांगीकरण का मतलब क्या, अवशोषण का मतलब क्या, भोजन पचा, पचने के बाद में उनसे जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाएं तो क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलेगा तो ग्लूकोज का अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रोटीन हम खाएं तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड मिलेगा, उसका अवशोषण हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में अगर फैट खाएंगे तो उसके बाद फैट खाने से क्या मिलता है, फैटी एसिड मिलता है, और साथ साथ में क्या मिलेंगे, ग्लिसरॉल मिलेगा, तो उसका भी अवशोषण होगा। तो अवशोषण समझ गया, डाइजेशन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण। जो भी इनका अवशोषण किए हैं हम, कैसे, किस रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किए हैं किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन का अवशोषण किया अमाइनो एसिड के रूप में, और वसा का, फैट का यानी कि लिपिड्स का अवशोषण किए हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में। तो उनका स्वांगीकरण का मतलब ब्लड तक जाना, ब्लड तक पहुंचाना। इन तीनों को कहां पहुंचाना है, ब्लड में पहुंचाना है, और बाकी जो मटेरियल है उसको अलग करना है। तो स्वांगीकरण का मतलब होता है ब्लड तक इनको पहुंचाने का काम करना, ठीक है। और जब ब्लड में चला जाएगा तो ब्लड पूरे बॉडी में पूरे रन करते रहता है, पूरा बॉडी में ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये तो पता चल गया कि ब्लड में जाता है।
मल परित्याग का मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिफिकेशन कहते हैं। हाँ, एनएस के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना है डाइजेशन सिस्टम में। अब आपको बता रहे हैं कि डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट से डाइजेशन होना शुरू होता है और किस तरह से ये सिस्टम गुजरता है, यानी कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो किस तरह से। मैं एक फिगर के माध्यम से, तो ये बातें याद हो गई आपके। अंतर्ग्रहण याद रखना है, अंतर्ग्रहण याद रखना है, डाइजेशन याद रखना है, अवशोषण याद रखना है, स्वांगीकरण याद रखना है और साथ साथ में मल परित्याग याद रखना है। ठीक है, तो इसको इंटेक कहते हैं, इंगेशन कहते हैं। ठीक है, ये 5 अवस्था है। पहले खाना को खाते हैं, उसके बाद उनका डाइजेशन करते हैं, उनके बाद उनसे अवशोषण करते हैं। अवशोषण किस रूप में करते हैं? कार्बोहाइड्रेट अगर खाएंगे तो उनको हम ग्लूकोज के रूप में अवशोषण करते हैं। प्रोटीन अगर खाएंगे तो उनको हम अवशोषण करते हैं अमीनो एसिड के रूप में। और अगर वसा खाएंगे तो उनका अवशोषण किया जाता है किस रूप में? तो उनका अवशोषण करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में। ठीक है, याद हो गया? ऐसा तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ दिया जाता है, मतलब कि इतना सा बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अंतःग्रहण, डाइजेशन, अवशोषण, स्वांगीकरण मतलब जो भी अवशोषण किया उसको ब्लड तक पहुंचाने का काम स्वांगीकरण कराता है, एसिमुलेशन कहते हैं। और मल परित्याग का मतलब होता है डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब होता है इसको एक्सक्रीशन भी कहा जाता है, उत्सर्जन भी कहा जाता है। उत्सर्जन का मतलब कि आप एनस के माध्यम से बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का जो अंग होता है कैसे होता है, कौन कौन अंग है जो काम कर रही है पाचन तंत्र में। तो देखिए पाचन तंत्र में सबसे पहली बात अगर बात करें तो 2 पार्ट बना हुआ है। अब 2 पार्ट में कौन कौन बना हुआ है? देखिए 2 पार्ट में बना हुआ है। एक तो आता है एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल। ठीक है, आहार नाल एलिमेंट्री कनाल है। और एक को कहते हैं क्या कि बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं इनको, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड्स भी कहते हैं। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो आहार नाल और एक है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड और डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या आता है। अगर एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन से पार्ट शामिल है और इन्हीं से मेरा भोजन का पाचन होता है, इन्हीं सिस्टमों से, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आपको पूरा एलिमेंट्री कनाल का फ्रेम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फ्रेम डालने वाले हैं। और एक क्लास और लगेंगे, उसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, भोजन का पाचन, कौन कौन से एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, कहाँ से जूस बनते हैं, कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सब बात करेंगे। 2 क्लास में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए एलिमेंट्री कनाल में सबसे पहला पार्ट जो पढ़ते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं माउथ को। क्या पढ़ते हैं? माउथ को पढ़ते हैं। माउथ को ही हम मुख गुहा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। हम इसी को कहते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कहते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है ना, हाँ मुख गुहा कहते हैं, या फिर माउथ कैविटी भी कहा जाता है, माउथ कैविटी कहते हैं। ठीक है, बताइए तो एलिमेंट्री कनाल में जो पहला पार्ट आता है वो आता है मुख गुहा आता है। और इस मुख गुहा जो है एलिमेंट्री कनाल के अंदर में, तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें देखिए क्या क्या शामिल है। इसमें दांत शामिल है। ठीक है, इसमें जीभ शामिल है, टंग। ठीक है, और इसमें क्या शामिल है? सैलिवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। तो इसमें लार ग्रंथियां शामिल है, जीभ शामिल है और दांत शामिल है। इसमें माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी के बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। इसी ग्रास नली को भोजन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन नलिका। और भोजन जो नलिका होता है इसी को फूड पाइप भी कहा जाता है, फूड पाइप। और फूड पाइप और इस ग्रास नलिका को ऑसियोफेगस, ऑसियोफेगस कहते हैं। ठीक है, तो ग्रास नली होता है। तीसरा अगर हिस्सा देखेंगे इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, आगे बात करेंगे। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है अस्टोमच, अमाशय। अमाशय, अमाशय को कहते हैं अस्टोमच, या फिर इसको सिंपल भाषा में पेट भी कह सकते हैं आप। अमाशय कहते हैं। यहां पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। ठीक है,
फोर्थ में अगर आप बात करें तो आता है छोटी आंत। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? छोटी आंत, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। और 5 में आता है लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत हो गया, ये दिख रहा है आपको, बड़ी आंत ना। और ये एक पार्ट और है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद 6 में आता है एनस, गुद्दा। ठीक है, तो ये इसको, ये जो 6 है एलिमेंट्री कैनाल का जो 6 पार्ट आता है, माउथ, माउथ कैविटी, बकल कैविटी या फिर माउथ सिंपली कह सकते हैं आप। तो माउथ में आता है, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए अब यहाँ पर आप समझिए, अब इसके बाद में एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे एंजाइम है अलग अलग पार्ट में, जैसे माउथ कैविटी में पढ़ेंगे कौन सा एंजाइम आता है, ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, स्टोमच यानी अमाशय जठर ग्रंथि से जठर जूस निकलते हैं, वहां पे कौन सा एंजाइम होता है, यानी स्टोमच में कौन से एंजाइम आते हैं। इसके बाद छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक है, जूस आता है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, उसके बाद एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे करेंगे कि माउथ कैविटी जो होता है, माउथ कैविटी से खाना लेना शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या बात किए कि इसको कहते हैं अंतःग्रहण, इंटेक या फिर इंगेशन। उसके बाद क्या करते हैं, डाइजेशन। उसके बाद क्या करेंगे, उसका अवशोषण। उसके बाद है ना स्वांगीकरण, इसको कहते हैं एसिमुलेशन। और ये एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, डिफिकेशन, मल परित्याग। तो अब देखिए, ये आपको याद रखना है कि आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में पहले माउथ कैविटी या फिर माउथ को, मुख गुहा को पढ़ते हैं, इसको बकल कैविटी भी कहते हैं, माउथ कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद ग्रास नली आ गया, ग्रास नली के बाद में आता है क्या, स्टोमच, स्टोमच के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आता है ना मल परित्याग। तो देखिए यहाँ पर माउथ कैविटी, अब यहाँ पे एक मैप के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो ये पार्ट आपको इसे ऐसे याद रखना है। अब देखिए मैप के माध्यम से कैसे समझेंगे। ठीक है, तो मैप के माध्यम से कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट किस किस तरह से है और कहां कहां जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए तो ये वाले जो पार्ट है, फ्रेम, जब तक आपका फ्रेम माइंड में नहीं बनेगा ना तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो फ्रेम में क्या है, देखिए जैसे मान लिया जाए कि ये माउथ है, ठीक है, ये माउथ है। ठीक है, माउथ के बाद आ गया ये क्या, तो ये माउथ के बाद आ गया यहाँ पर ये है आपका ये स्टोमच। उसके बाद अगर बात करें ठीक है, चलिए ठीक है ना। देखिए दिख रहा है आपको पूरा क्लियर, हाँ दिख रहा है, ठीक। चलिए अगर ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया माउथ, क्या हो गया, माउथ हो गया। इसी को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी। ठीक है, माउथ है, बकल कैविटी है। यहाँ पे क्या होता है, इसी माउथ में 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। कितने ग्लैंड पाया जाता है, 3 ग्रंथियां पाई जाती है। ये जो 3 ग्रंथियां हैं इसी को लार ग्रंथि कहते हैं। क्या है, लार, लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है। अब देखिए भोजन को सबसे पहले यहां से लिए, अगर भोजन को आप लेते हैं यहां से, लेने के बाद में ये लार ग्रंथियां हैं जो लार का स्रावन करते हैं, जिसको हम लोग सलाइवा कहते हैं। सलाइवा का जो स्रावन करेंगे, मतलब कि जब भी भोजन को हम लोग माउथ कैविटी में लेते हैं, जैसे ही माउथ कैविटी में कोई भोजन जाता है तो सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, लार का स्रावन शुरू हो जाता है। और सैलिवरी ग्लैंड में 3 पेयर, 3 पेयर, ठीक है, 3 पेयर में क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है। 3 पेयर में से ग्लैंड पाई जाती है, तो टोटल 6 ग्लैंड्स हो जाएंगे।
टोटल कितने ग्लैंड्स हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एक ऊपर वाले ग्लैंड को पैरोटिड ग्लैंड नाम है, पैरोटिड ग्लैंड है, दूसरे वाले को सबलिंगुअल ग्लैंड नाम है और तीसरे वाले को सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो हमारे माउथ कैविटी में 3 ग्रंथियां पाई जाती है जिसको लार ग्रंथियां कहा जाता है। पहला वाला जो ग्रंथि है उसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, दूसरे वाले को सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरे वाले को सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो आपको याद रखना है कि माउथ कैविटी में जो 3 ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे ज्यादा लार का स्रावन करता है, उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड है ना, सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे कम लार का स्रावन करता है, सबसे ज्यादा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा लार का स्रावन कौन करता है, कौन ग्रंथि करता है? तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे ज्यादा लार का स्रावन करता है और सबसे कम सबलिंगुअल ग्लैंड करता है। ठीक है, जब लार का स्रावन होता है यहाँ पर तो भोजन में मिल जाता है, भोजन में मिल जाता है। अब वो भोजन क्या होता है? वो भोजन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बाद जब भोजन नीचे आ रहा है तो इसी को कहते हैं ग्रास नली। क्या कहा जाता है? ग्रास नली कहते हैं इसको। ग्रास नली को ही ऑसियोफेगस कहते हैं, ऑसियोफेगस कहते हैं। और ऑसियोफेगस में कोई भी खाना का पाचन नहीं होता। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ठीक है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। अब यहां से क्या होगा कि भोजन आएगा यहां से। ठीक है, ये जो भोजन है, ये भोजन जो आएगा तो अब कहां आएंगे? स्टोमच में आएंगे। तो ये वाला क्या है? स्टोमच है। क्या है? अमाशय है। ठीक है, अमाशय है। अब अमाशय की कहानी है, यहां से अमाशय की कहानी है। तो अमाशय में जो भोजन रहेंगे वो भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहते हैं, लगभग 4 घंटा, लगभग 4 आवर्स भोजन यहाँ पे रहता है। ठीक है, माउथ कैविटी के बाद ग्रास नली के माध्यम से भोजन जब अमाशय में आता है तो अमाशय में लगभग 4 घंटे तक भोजन रहता है। इनके साथ क्या क्या हो रहा है सब बात करेंगे। पहले प्रोसेस को समझिए कि माउथ कैविटी से भोजन को इनटेक किए, माउथ कैविटी में जैसे जाता है तो लार ग्रंथियां 3 है, 3 पेयर्स में है। ठीक है, तो टोटल 6 ग्लैंड्स हो जाएंगे, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबसे ज्यादा पैरोटिड ग्लैंड लार का स्रावन करता है। यहाँ पे लार क्या होते हैं? पूरे भोजन में मिल जाते हैं। और जब भोजन में मिल जाते हैं पूरे लार तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन, आंशिक पाचन। ठीक है, माउथ कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है और किसी का नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन का भी नहीं होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ऐसे, प्रोटीन एवं वसा, वसा इन दोनों का पाचन नहीं होता है। प्रोटीन का भी यहाँ पाचन नहीं होता है, वसा का भी यहाँ पर पाचन नहीं होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो आंशिक रूप से पाचन होता है। तो माउथ कैविटी में जो भोजन आंशिक रूप से पचा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पचा, प्रोटीन और वसा का कोई पाचन नहीं हुआ, तो यहाँ जो भी भोजन रहेंगे, ठीक है, उन भोजन को बोलस फूड कहा जाता है, बोलस फूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो भी भोजन डाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड है, तो बोलस फूड कहाँ पे मिलते हैं? तो बोलस फूड माउथ कैविटी में ही मिलते हैं, क्योंकि माउथ कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन होता है, ना प्रोटीन का पाचन होता है, ना वसा का पाचन होता है। और यहाँ पे जो भी भोजन हम लोग करते हैं, इधर से जो भी भोजन जाता है, जो भी भोजन यहाँ से जा रहा है, वो भोजन का पाचन मात्र 30% ही होता है। जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उसका माउथ कैविटी में पाचन 30% ही होता है, बाकी का भोजन का पाचन आगे होता है। ठीक है, अब बताइए कि जो भी भोजन है बोलस फूड है, वो बोलस फूड कहाँ जा रहा है? बताइए बोलस फूड कहाँ जा रहा है? तो बोलस फूड जा रहा है अंदर। जैसे बोलस फूड अंदर आएगा तो कहाँ आएगा? ग्रास नली में आएगा। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फूड पाइप। क्या कहा जाता है? फूड पाइप। फूड पाइप मतलब ग्रास नलिका या फिर है ना ग्रहणी भी इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हाँ ये भोजन सिर्फ आएगा, यानी कि माउथ कैविटी से स्टोमच में लाने का काम करता है कौन? ग्रास नली करता है, ऑसियोफेगस करता है, इसी को फूड पाइप कहते हैं। जब यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर? स्टोमच में आएगा, अमाशय में आएगा, तो अमाशय में भोजन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जब अमाशय में भोजन रहेगा तो अमाशय में भोजन का सिर्फ पाचन अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, प्रोटीन का
आंशिक रूप से पाचन, प्रोटीन का आंशिक पाचन, प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन यहां पर नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का यहां पर पाचन नहीं हो रहा है, ठीक है, ना यहाँ पे वसा का पाचन हो रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है कहां पे, स्टोमच में, अमाशय में होता है। अब देखिए यहाँ पे जो भी भोजन का पाचन होता है, जो भी एंजाइम है, एंजाइम नेक्स्ट दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम लोग फ्रेम बना रहे हैं, और क्योंकि एंजाइम के बारे में नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ क्या है, भोजन कैसे कैसे जा रहा है, क्या क्या पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल में, उन सभी को बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे भोजन आता है। तो यहाँ पे भोजन भी डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन माउथ कैविटी में हुआ था, प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन कहाँ हुआ, अमाशय में हुआ, और बाकी यहाँ कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भोजन है हमारा स्टोमच में, जो 4 घंटा रह रहा है लगभग, तो यहाँ पे जो भोजन है, ये भोजन कैसा है, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड दोनों है, पचा और अनपचा दोनों भोजन है। इसी को कहा जाता है काइन, काइन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि काइन कहां पर, काइन वाला जो भोजन होता है वो कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, तो काइन वाला भोजन अमाशय में रहता है, जबकि बोलस फूड कहां पर रहता है, माउथ कैविटी में रहता है। अब जो होता है ये काइन यहां से चलेगा, जब ये काइन यहां से चलेगा तो आएगा किसमें, ये जो आपको दिख रहा है ना स्प्रिंग टाइप से, तो जो स्प्रिंग टाइप से आपको दिख रहा है, ये है आपका छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत, ठीक है, इसको छोटी आंत कहते हैं। ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे हुए है कौन, तो बड़ी आंत। तो बड़ी आंत चारों तरफ से घेरी हुई है, ये है बड़ी आंत, ठीक है। कौन है, बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन इसको घेरी हुई है, और लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में देखिए ऐसे घूम के आया, और ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये है एनस, यहीं से मल परित्याग होता है, ठीक है। यहाँ पे आकर के मल पहले जमा होता है, इस पार्ट को क्या करते हैं, इस पार्ट को रेक्टम कहते हैं, इसको मलाशय कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो काइन है, काइन कहां पर बना, अमाशय में बना। वो काइन आता है यहाँ पर और आकर के चला जाता है कहां, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 हिस्सा होता है। जैसे अमाशय का 3 हिस्सा होता है, अमाशय का जो 3 हिस्सा, ऊपर वाला को कार्डिया कहते हैं, कार्डिया कहते हैं, बीच वाला को फंडस कहते हैं, और आगे वाले भाग को पाइलोरिक, पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि अमाशय जो होता है, अमाशय का 3 हिस्सा होता है। जो ग्रास नली से जुड़े हुए पार्ट होता है उसको कार्डिया कहते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है जहां पर भोजन का पाचन होता है, जहां पे जठर ग्रंथियां पाई जाती है, उसको फंडस कहते हैं, और जो आगे वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं पाइलोरिक। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 भाग होता है। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। और बीच वाला भाग को है ना, जेजुनम कहते हैं, जेजुनम। बीच वाला जो भाग है जेजुनम, जेजुनम। और सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है इसको इलियम कहते हैं, इलियम, ठीक है, इलियम। बस आपको समझना है, बस समझिए, आपके पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप समझ लीजिए एक बार, हर कुछ अच्छे से उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ड्यूडेनम है, तो छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा जो स्टोमच के पाइलोरिक वाला हिस्सा से जुड़ा हुआ रहता है, उसी को ड्यूडेनम कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टोमच का जो पाइलोरिक वाला जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ड्यूडेनम के बाद अगर आगे चलेंगे तो ये है आपका जेजुनम, जेजुनम होता है, जेजुनम के बाद इलियम होता है, और इलियम जुड़ा हुआ रहता है किससे, तो बड़ी आंत से। और बड़ी आंत भी 3 भाग में बटा हुआ रहता है। बड़ी आंत का जो पहला हिस्सा होता है जो कि इलियम जुड़ा हुआ रहता है बड़ी आंत से, ठीक है, तो इसको कहा जाता है सिक्कम, सिक्कम कहते हैं इसको, सिक्कम कहते हैं, ठीक है। तो सिक्कम जुड़ा हुआ रहता है इलियम से। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो कनेक्शन होता है वो सिक्कम और इलियम के बीच में होता है, सिक्कम और इलियम के बीच में छोटी आंत और बड़ी आंत का कनेक्शन होता है। इसके बाद में जो ये बड़ी आंत का जो बाहर के सिक्किम के बाद वाला जो आगे का हिस्सा है इसको कोलोन कहते हैं। क्या कहा जाता है, कोलोन, है ना, इसको कोलोन कहते हैं बड़ी वाली आंत का। तो आपको कैसे याद रखना है, छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है, बड़ी आंत का भी 3 पार्ट होता है, और स्टोमच का भी 3 पार्ट होता है, ठीक है।
और देखिए जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम लोग रेक्टम। तो सिक्कम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है, ये 3 पार्ट होता है जो आपको याद रखना है। अब देखिए तो यहां से जैसे ही मतलब कि ये जो काइम है वो काइम वाला जो है जो अनडाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछा कि काइम में कौन से भोजन पचा हुआ है और कौन से भोजन नहीं पचा हुआ है, तो देखिए काइम में कार्बोहाइड्रेट भी पचा है लेकिन वो स्टोमच में नहीं पचा था, कहां माउथ कैविटी में पचा था, लेकिन अमाशय में आ गया, ठीक है। और अमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन हुआ, अब प्रोटीन का पाचन हुआ, ठीक है, तो दोनों डाइजेस्टेड हो गए। लेकिन यहाँ पे वसा का पाचन बिल्कुल ही नहीं है, मतलब वसा का पाचन ना माउथ कैविटी में हुआ ना अमाशय में हुआ, वसा का पाचन आगे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये काइम जो होता है, काइम में प्रोटीन पचा हुआ है आंशिक रूप से, कार्बोहाइड्रेट भी आंशिक रूप से, लेकिन कार्बोहाइड्रेट यहाँ नहीं पचा, कहाँ पचा, माउथ कैविटी में पचा आंशिक रूप से, ठीक है। वसा का यहाँ पर 1% भी पाचन नहीं, वसा का पाचन हुआ ही नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो काइम आगे चलेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पार्ट में आएगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम वाला पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पार्ट में क्या होता है, हाँ ये यहाँ पर ये क्या होते हैं, यहाँ पर एक लीवर है, लीवर। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पार्ट से कौन जुड़ा हुआ है, लीवर जुड़ा हुआ है। और क्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है पेनक्रियाज, अंगनाशय, पेनक्रियाज, ठीक है, ऐसे लीफ की आकार की है पेनक्रियाज, इसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाज, हाँ। और यहीं पर जुड़ा हुआ रहता है गॉल ब्लाडर, पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है, गॉल ब्लाडर है। और ये पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। और ये जुड़े हुए रहते हैं डक्ट से, डक्ट से, डक्ट मतलब होता है नली, नली से, ठीक है। तो ये पार्ट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लीवर होता है या पेनक्रियाज है या फिर गॉल ब्लाडर है, वो कहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पार्ट से जुड़े हुए होते हैं। कौन, लीवर जुड़ा हुआ होता है, पेनक्रियाज जुड़ा हुआ रहता है, अंगनाशय जुड़ा हुआ रहता है, और कौन, गॉल ब्लाडर, पित्ताशय जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला हिस्सा से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो इनमें क्या रहता है, बाइल जूस रहता है, बाइल, बाइल जूस। तो लीवर में क्या होता है, बाइल जूस होता है, जिसको पित्त रस कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, पित्त रस कहते हैं। तो बाइल जूस कहाँ रहेंगे, लीवर में रहेगा, और वही बाइल जूस जब बनने लगता है तो लीवर में जब बनेगा तो ये ज्यादा होता है तो आकर के गॉल ब्लाडर में भर जाता है, कहाँ भरता है, गॉल ब्लाडर में भर जाता है। और देखिए जब यहाँ से जो काइम होता है, काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पार्ट में आता है तो यहाँ पर आने के बाद में ये लीवर क्या है, यहाँ से जूस का स्रावन करता है। जब ये जूस का स्रावन करेगा तो इनमें मिलेगा, ठीक है, जब इनमें मिलेगा पित्त रस, बाइल जूस मिलेंगे तो यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। किसका पाचन अभी तक नहीं हुआ था, वसा का पाचन अभी तक नहीं हुआ था। जब वसा का पाचन अभी तक नहीं हुआ है तो बताइए वसा का पाचन यहीं पर होता है, कहाँ, ड्यूडेनम वाला हिस्सा में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला हिस्सा में वसा का पाचन होता है। साथ साथ में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, क्योंकि उनका भी आंशिक रूप से पाचन हुआ था। तो पूर्ण रूप से पाचन भोजन का कहां पे हो रहा है, ड्यूडेनम वाला हिस्सा में हो रहा है, आदमी की छोटी आंत में हो रहा है। जब छोटी आंत में जब होता है पाचन, तो पाचन होने के बाद में आगे जब बढ़ेगा तो जेजनम है, जेजनम वाला पार्ट में भोजन का अवशोषण होता है, लेकिन पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं होता है। पूर्ण रूप से अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है। अब जब इलियम में पूर्ण रूप से भोजन का अवशोषण होता है तो बताइए कौन करता है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं को ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स में धमनी, आर्टरीज और वेन्स दो होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है वो जेजनम और इलियम वाले पार्ट में ना ब्लड वेसल्स रहते हैं। छोटे छोटे नलिका होते हैं जो कि भोजन का यहाँ पर अवशोषण कर लेते हैं, लेकिन भोजन का पाचन छोटी आंत के ड्यूडेनम वाला पार्ट में हो रहा है। जेजनम और इलियम में भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है, पाचन की क्रिया ड्यूडेनम तक रहती है, ठीक है। ड्यूडेनम तक भोजन का पाचन कंप्लीट रूप से हो जाता है, उसके बाद जेजनम और इलियम में अवशोषण शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, जेजनम में होता है। और अवशोषण के बाद यहाँ से है ना स्वांगीकरण भी शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट खाए हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ग्लूकोज जाएगा, ठीक है। प्रोटीन अगर खाएंगे तो अमीनो एसिड जाएगा, और अगर वसा खाए हैं
तो फिर क्या जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जाएगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में जाएगा, हमारे बॉडी के सभी सेलों के पास पहुंच जाएगा, क्या, ब्लड पहुंच जाएगा। और जब ब्लड जाएगा तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन जाता है साथ साथ में, आगे बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन का। तो देखिए यहाँ पे जेजुनम और इलियम, तो इलियम में ज्यादा अवशोषण होता है, ठीक है, और स्वांगीकरण होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। और उसके बाद में वो वाले जो भोजन होता है, वो भोजन कहाँ आ जाते हैं, वो भोजन आ जाएंगे आपको काइन में, सॉरी सिक्कम में, सिक्कम यानी कि बड़ी आंत में। जब बड़ी आंत में भोजन आता है, अब यहाँ पे बड़ी आंत में कोई भी भोजन का अवशोषण नहीं होता है, ना स्वांगीकरण होगा, यहाँ अवशोषण नहीं होता है, अवशोषण बड़ी आंत में नहीं होती है, अवशोषण नहीं होता। जो भी होना था एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन जो भी होना था कहाँ होगा, ये छोटी आंत में होगा, ठीक है। बड़ी आंत में जैसे आएगा, तो बड़ी आंत में जो भोजन आता है, जो अवशोषित भोजन जो यहाँ पर आता है, अवशोषित किया हुआ जो भोजन आता है, अब यहाँ पर आने के बाद में इसको मल के रूप में परिवर्तित करता है। तो मल के रूप में जो परिवर्तित करता है उसको कहते हैं बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया कहा जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया आपसे पूछा जाएगा कि मानव के शरीर में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो कहाँ पाई जाती है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाई जाती है बड़ी आंत में। और ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, यहाँ से जो अधपका भोजन जो आता है ना, यहाँ अवशोषित भोजन जो आ रहा है, उस भोजन को मल के रूप में त्याग करता है, ठीक है। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसको मल के रूप में परिवर्तित करता है, और साथ साथ में क्या होता है कि ये, है ना, मतलब उस खाना को खाता भी है, यानी कि यहाँ जो अवशोषित भोजन होता है ई कोलाई बैक्टीरिया उसको खाता है, और उसके बदले में ई कोलाई बैक्टीरिया ने हमको 2 विटामिन देता है। ये विटामिन के देता है और विटामिन B12 देता है। तो ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है कि ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे अवशोषित भोजन को बड़ी आंत में क्या करता है, मल के रूप में परिवर्तित करता है। मल के रूप में कैसे परिवर्तित करता है, उसको खा के परिवर्तित करता है वो, ठीक है। अब जैसे देखिए ये खा रहा है, लेकिन उसके बदले में हमको भी कुछ दे रहा है। हमको क्या दे रहा है, विटामिन के दे रहा है, विटामिन B12 दे रहा है। और जब विटामिन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि विटामिन के का कितना महत्व है, विटामिन B12 का कितना महत्व है, ठीक है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि विटामिन के का क्या नाम है, रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलिए देखिए, तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है बड़ी आंत में होता है, वो विटामिन के और विटामिन B12 देता है हमको, लेकिन वो हमारे इसके बदले में क्या लेता है हमसे, तो जो अनपचा भोजन है या फिर अवशोषित भोजन है, उस अवशोषित भोजन को खाता है, ठीक है। इस तरह की जो रिलेशन होता है इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है कि हमसे भी वो कुछ ले रहा है तो हमको भी कुछ दे रहा है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन कौन करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया करता है। कहां करता है, बड़ी आंत में करता है। इसके बाद में ये जो बड़ी आंत में हो रहा है ये आगे जाएगा, तो कोलोन वाला पार्ट में ये सब क्रिया चल रहा है। कोलोन वाला पार्ट से जाने के बाद में अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही रेक्टम यानी कोलोन वाला पार्ट में जाएगा, मतलब कि ये सिक्किम वाला पार्ट में तो हो रहा है, सिक्किम के बाद कोलोन वाला पार्ट में जाएंगे तो वहां पर तो पूर्ण रूप से ई कोलाई बैक्टीरिया तो उसको मल बना दिया है, लेकिन उसमें पानी का भी मात्रा होगा। पानी का मात्रा होगा तो उसको कौन अवशोषित करेगा, तो कोलोन में पानी का अवशोषण होता है, सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, ना कि न्यूट्रिएंट का अवशोषण हो रहा है। न्यूट्रिएंट मतलब पोषण का अवशोषण तो कहाँ हो गया, पोषण का अवशोषण आपका हो गया कहाँ पे, जेजुनम में और इलियम में। सबसे ज्यादा इलियम में पोषण का अवशोषण होता है। पोषण मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो हम लोग खाए हैं तो उनसे जो बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है, उसके बाद में अमाइनो एसिड बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, उसी को न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि कोलोन में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। जब पानी का अवशोषण हो जाएगा तो होने के बाद में जैसे ही रेक्टम तक पहुंचने वाला होगा तो पूर्ण रूप से जो भोजन था, मतलब अवशोषित भोजन जो था वो सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और जब सॉलिड बन जाएगा तो आएगा कहाँ पे, रेक्टम में आएगा, और रेक्टम के बाद फिर मल परित्याग कर दिया जाता है। तो बताइए कि एक फ्रेम आपके दिमाग में बना कि नहीं बना डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इन्हीं के बारे में नेक्स्ट क्लास में पूरे बताएंगे कि कहां-कहां से कौन-कौन से एंजाइम निकल रहा है,
कौन कौन से जूसेस निकल रहा है, उस जूस का काम क्या है, वो जूस कैसे हमारे जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस किस तरह से हो रही है, वो हम लोग जब एंजाइम और जूसेस का श्रावण देखेंगे तो वहां पर क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट है, जो हिस्सा है, किस तरह से भोजन का डाइजेशन होता है और उनका मल परित्याग होता है। तो यहाँ पे होता है, फिर से एक बार करें, बोलस फूड अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो माउथ कैविटी में बोलस फूड होता है। काइम अगर पूछेगा आपसे तो काइम क्या है, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि अमाशय में होता है। बोलस फूड क्या है, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड है, लेकिन बोलस फूड में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हुआ है, ना कि प्रोटीन का, ना कि वसा का। ठीक है, उसी तरह से हाँ, काइम में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन है और प्रोटीन का आंशिक पाचन है, लेकिन वसा का कुछ भी पाचन नहीं है। लेकिन ये काइम कहाँ का भोजन है, ये काइम डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो है अमाशय का, स्टोमच का है। ठीक है, आज एक बात और है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ना पाइलोरिक, देखिए स्टोमच का 3 हिस्सा होता है, कार्डिया, फंडिस और पाइलोरिक। यहाँ पर एक भाल्व होता है, यहाँ पर एक भाल्व होता है जिसका नाम है पाइलोरिक भाल्व। क्या नाम है, ऐसे पाइलोरिक वॉल्व। पाइलोरिक वॉल्व है ये। पाइलोरिक वॉल्व क्या करता है कि काइम को, ठीक है, काइम को आपको स्टोमच में जाने देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देगा। काइम जो है स्टोमच में, अमाशय में है, उस काइम को कहां जाने देगा, छोटी आंत में जाने देगा, लेकिन छोटी आंत से अमाशय में नहीं जाने देगा। अगर हम लोग वोमिटिंग करते हैं, आगे इसी टॉपिक में आगे बताएंगे आपको कि वोमिटिंग जो होता है वो वोमिटिंग यहां से होता है। ठीक है, वोमिटिंग यहां से होता है ग्रास नलिका के द्वारा, या फिर अमाशय में जो भोजन रहता है यही वोमिटिंग के माध्यम से हम लोग बाहर करते हैं, उसको उल्टी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो भोजन, जो काइम अगर छोटी आंत में चला गया, जो काइम छोटी आंत में चला गया, उसका वोमिटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि पाइलोरिक भाल्व जो होता है, पाइलोरिक भाल्व अमाशय के काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पार्ट में जाने देता है, लेकिन इधर से इधर नहीं जाने देगा। एक भाल्व है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जाए कि एक ट्यूब ले लीजिए, ट्यूब, और ट्यूब में जो भाल्व होता है उसके द्वारा हवा को अंदर डाला जाता है। हाँ, ट्यूब अगर भाल्व कट गया तब तो ठीक है, लेकिन भाल्व से हवा अंदर जाएगा लेकिन हवा बाहर नहीं निकलता है। भाल्व के द्वारा आप हवा को अंदर दे सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर टायर कहीं दूसरे जगह से फट जाता है, ट्यूब फट जाता है, तब अलग अलग हिस्सों से तो निकल सकता है, लेकिन वहां से नहीं निकलता है। बस जस्ट लाइक वैसे समझिए आप कि पाइलोरिक जो भाल्व होता है, पाइलोरिक भाल्व क्या करता है यहाँ पर कि हमारा जो अमाशय के पाइलोरिक वाला जो हिस्सा है, यहाँ से काइम को छोटी आंत में जाने देता है, लेकिन छोटी आंत के ड्यूडेनम वाला पार्ट में जाने देता है, ड्यूडेनम वाला पार्ट से इधर नहीं जाने देता है पाइलोरिक भाल्व। ठीक है, दूसरी बात कि जो अमाशय का जो फंडस है, जो कि हिस्सा, अमाशय को 3 भागों में रखा गया है, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। तो फंडस वाला हिस्सा में ही क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती है, गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां कहां पाई जाती है, माउथ कैविटी में पाई जाती है। 3 होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, सबसे ज्यादा लार का श्रावण पैरोटिड ग्लैंड करती है। हाँ, उनका हिंदी में कोई नाम नहीं है, इंग्लिश में आपको याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये फ्रेम आपको याद रखना है और आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो देखिए माउथ कैविटी हो गया, माउथ कैविटी हम लोग सीख गए। माउथ कैविटी में भोजन का पाचन होता है सिर्फ किसका, कार्बोहाइड्रेट का, वो भी आंशिक रूप से पाचन होता है, ना प्रोटीन का पाचन ना वसा का पाचन। ऑसियोफेगस, ग्रास नली में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ग्रास नली सिर्फ काम क्या करता है कि माउथ कैविटी से स्टोमच में भोजन को पहुंचाने का काम करता है। जैसे ही अमाशय में भोजन आता है तो अमाशय में भोजन आने के बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी आंशिक रूप से होता है, ना कि पूर्ण रूप से होता है। तो अमाशय में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन होता है, ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ना वसा का पाचन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट माउथ कैविटी में ही आंशिक रूप से पाचन हो गया था। तो यहाँ के भोजन को काइम कहते हैं, माउथ कैविटी के भोजन को बोलस फूड कहा जाता है। अमाशय का 3 हिस्सा होता है, कार्डिया, फंडस और कौन, पाइलोरिक होता है। फंडस में जठर ग्रंथि पाई जाती है जो कि जठर रस का स्रावन करती है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर जो ग्रंथियां होती है, जो कोशिका होती है जठर ग्रंथियां की, वो HCl का स्रावन करती है। किसका, HCl का।
तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावन करती है। और ये जो जठर ग्रंथि है कोशिका के लेयर के अंदर में एक और लेयर ऐसे पाया जाता है, उसको म्यूकस कहते हैं, म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर, जिसको ऐसे श्लेष्मा, श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक नेचर के होता है, क्षारीय, क्षारीय होता है। ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि फंडस वाले में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है जहां से जठर रस का स्रावन होता है। जठर रस में क्या होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और उसके अंदर में एक और भी झिल्ली पाई जाती है जिसको श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, म्यूकस लेयर कहा जाता है। वो क्षारीय होता है, बेसिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करें तो पाइलोरिक भाग होता है। पाइलोरिक भाग से स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट जुड़ा हुआ रहता है, और ड्यूडेनम वाला पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है लीवर, जुड़ा हुआ रहता है पैनक्रियाज, जिसको अंगनाशय कहते हैं। और आपको जो लीवर जिस डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ रहता है, उसी में एक पित्ताशय जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। और लीवर में क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। और यही बाइल जूस कहाँ, जब काइम आता है तो बाइल जूस और पेनक्रियाज और अंगनाशय, लीवर और पेनक्रियाज अपना जूस को कहाँ भेजने लगते हैं, ड्यूडेनम वाला पार्ट में काइम में मिलता है, और भोजन का वहां पे पाचन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर प्रोटीन भी आंशिक रूप से जो पचा हुआ था उसको भी पचाने का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट आंशिक रूप से पचा हुआ था उसको भी पचाने का काम करेगा, और वसा तो थोड़ा सा भी नहीं पचा था, तो वसा का भी पाचन ड्यूडेनम वाला पार्ट में होता है। जैसे यहाँ पे पाचन हो जाएगा तो फिर वो भोजन कहाँ आएंगे, जेजनम में आएंगे। तो जेजनम में जब आएंगे तो जेजनम में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। और इलियम और जेजनम में अवशोषण के साथ साथ स्वांगीकरण भी शुरू हो जाता है। ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को पूरे सेल, बॉडी के हर कोशिका के तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होते रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इलियम किससे जुड़ा हुआ रहता है, बड़ी आंत के सिक्कम से जुड़ा हुआ रहता है। सिक्कम में क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, भोजन को मल के रूप में बनाने का काम करता है, और उसके बदले में हमको विटामिन के, विटामिन B12 देता है। विटामिन के और विटामिन B12 जो होता है, हाँ, वो काफी काम का है। जब हम लोग विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन B12 का नाम है रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन के का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है। ठीक है, आगे जाइए जब, क्योंकि बड़ी आंत का 3 हिस्सा होता है ना, सिकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। तो कोलोन वाला पार्ट में भोजन में जो भी पानी रहते हैं, ठीक है, अवशोषित भोजन में जो पानी रहता है, जो मल जो बनाया ई कोलाई बैक्टीरिया, उसमें जो पानी होता है उसको अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद वो सॉलिड बन जाता है भोजन, और वो जो सॉलिड बनता है वो रेक्टम में जाता है। रेक्टम में बहुत कम समय के लिए रहता है, उसके बाद एनएस के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो बताइए ये पूरा फ्रेम बना। क्लास अगर अच्छा लगता है तो जबरदस्त वाला कमेंट्स कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स और शेयर ही वो एनर्जी देता है। ठीक है, तो पूरे बायोलॉजी हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जिस दिन आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आ गया तो आपको जीने का लाइफ ही एक अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या इंटेक करना है, हम क्या खाएंगे तो कैसे मेरा एनर्जी मिलेगा, साथ साथ में मतलब किस तरह से बॉडी फंक्शन करती है, मतलब सारे कुछ अगर बायोलॉजी क्लियर है ना, तो बिना क्रीम लगाए, ठीक है, बिना क्रीम लगाए चेहरा आपको चमकते रहेगा हमेशा, ऑलवेज। तो आप याद रखिए ये बात, आपको जब बायोलॉजी का लास्ट क्लास रहेगा तो आप खुद बोलेंगे सर आप ये बात कहे थे कि बिना क्रीम लगाए चेहरा का चमक अपने आप आ जाएगा, जब आपको बायोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में ये काम हम करते हैं, और पूरे बॉडी मेरा किस तरह से फंक्शन कर रही है, किस तरह से हमारे हमको किसी डिजीज से बचना है, अगर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, मतलब कि आपको लाइफ चेंज होगा ही होगा, फिक्स बात है कि आपका लाइफ चेंज होना ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सारे एंजाइम के बारे में, जूसेस के बारे में, भोजन को कैसे तोड़ता है बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में। नेक्स्ट क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इस लेक्चर को देखिए। पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल गया है, जिसको नहीं मिला है हमारे प्रांसी आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रांसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वही मोटिवेशन है, वही एनर्जी है, वही एनर्जी देता है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।